जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों आरपीएफ से रिलेटेड। आरपीएफ के जो आने वाले जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जो हमारी भर्ती लगी हुई है उसकी हम बात करेंगे आरपीएफ की। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आरपीएफ वाले बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएफ वाले बच्चों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं साथियों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, प्रैक्टिस सेट पहला होगा, जो कि हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथियों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने आरपीएफ वाले बच्चे हैं उनके पास ये क्लास को ज़रूर से शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ये जीके जीएस के फ़ायदे भी मिल सकें। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपके पिछले एग्ज़ाम्स में और जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसकी भी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। ये क्वेश्चन संपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावनाएँ एकदम होंगी। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और क्लास को पूरी देखें, जिससे कि आपको भी यहाँ से नॉलेज मिल सके। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात कर रहा है यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है साथियों वो हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा साथियों, कमल है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है उसकी बात कर रहा है। कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, निकोबार में स्थित है। पहला आपका हो जाएगा, ऊपर आपको देखने को मिलेगा अंडमान, और फिर उसके बाद निकोबार देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, निकोबार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। साथियों कह रहा है ये जो राज्य दिए गए हैं इनमें से देशांतर किन राज्य से नहीं गुजरता है, मतलब कह रहा है प्रधान देशांतर किस राज्य से नहीं गुजरता है। ये बात कर रहा है कि भारत का जो प्रधान देशांतर है, जो भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। साथियों नहीं गुजरता की बात कर रहा है, तो नहीं गुजरता है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। बाकी मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री आपकी जो होगी वही होती है आपकी कर्क रेखा, आपको देखने को मिलेगी। आपको कहाँ पर, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा आपकी है, मान लीजिए कहाँ पर, ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी, फिर 23.5 डिग्री नीचे आपको मकर रेखा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत के, क्या कह रहा है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। साथियों किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है, भारत की कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिए कहाँ से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। साथियों उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि कौन सा इसका भारत सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत इसमें विश्व में कौन सबसे बड़ा राज्य है, मतलब कि भारत कौन से नंबर पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 7वां। क्या है, 7वां भारत विश्व में 7वें नंबर पर बड़े राज्यों में इसकी गिनती की जाती है। ठीक है ना, 7वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा
रहा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कह रहा है साथियों, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है साथियों? ये आपका क्या होगा, ही जो आपको देखने को मिलेगा मैप में, जो आपको इस प्रकार से आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी, वो कौन सी रेखा होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो इस प्रकार से देखने को मिलेंगी वो होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इस प्रकार से ग्लोब में देखने को मिलती हैं। तो क्या कह रहा है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कह रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 36 4 मिनट, ये जो है साथियों 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है। ये है आपकी साइन किसकी होती है? मिनट की होती है। तो मिनट में क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, कितने? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। किस में है? उत्तर की ओर साथियों, ध्यान रखिएगा। इसको उत्तर ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा जो गोलार्ध है, जो हमारी पृथ्वी का जो आपका ये पृथ्वी पर जो हमारा भारत बसा हुआ है, वो कहाँ पर है? वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? विषुवत रेखा के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। तो ये आपका यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर भारत देखने को मिलता है। कहाँ पर? यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉर्थ की ही संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? नॉर्थ की ही संज्ञा दी जाती है, कि मतलब नॉर्थ में ही स्थित है, मतलब अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है? नॉर्थ में ही है, ठीक है, नॉर्थ में ही है, साउथ इसको नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो कितना क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या कह रहा है साथियों? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है उसकी बात कर रहा है। क्या है? कौन सा है उसकी बात कर रहा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है साथियों वो है राष्ट्रीय शक। क्या है? राष्ट्रीय शक हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचांग होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय शक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, 101% एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है डॉल्फिन को, गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है उसको राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया है। किस वर्ष घोषित किया गया है उसकी बात ये पूछ रहा है, उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा किस वर्ष घोषित किया गया है साथियों? तो किस वर्ष घोषित किया गया है? 2009 में इसको घोषित किया गया है। किसको भैया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। कहा क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। किसने? भारत ने घोषित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है। मतलब कह रहा है केसरिया रंग डैश किसका प्रतीक है? मतलब केसरिया रंग किसका प्रतीक है साथियों? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, केसरिया रंग की बात कर रहा है ये। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है साथियों? केसरिया रंग आपका साहस और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आपका साहस और बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। साहस और बलिदान का प्रतीक हो जाएगा केसरिया रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर के साथियों पूछ रहा है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है साथियों? भारत से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा आपकी कहाँ पर गुजरती है? आपके साउथ पोल में गुजरती है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो वो कहाँ से गुजरती है? वो नहीं गुजरती भारत में। तो इसमें से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती है। देखिए समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा है। क्या है? ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। अब जब ये रेखा जो है कर्क रेखा, ये आपकी क्या हो जाएगी? इसी में भारत से होकर के ये गुजरती है। अब ये जो है विषुवत रेखा से भारत का नीचे वाला पोर्शन भी नहीं टच होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 0 डिग्री है, और जो कर्क रेखा ये आपका 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री हो जाएगा। जब ये 23.5 डिग्री है साथियों, तो क्या हो जाएगा? ये भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, लेकिन मकर रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है। तो तीनों रेखाएं समझ में आ गई। ये आपकी भारत से गुजरती है, ये आपकी मध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको कहते हैं, विषुवत रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है। तो केवल एक रेखा गुजरती है, वो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। क्या हो जाएगी? कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आ वाला सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा डैश से गुजरती है। कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किससे गुजरती है, किससे होकर के गुजरती है, उसकी बात ये कर रहा है। तो कर्क रेखा आपकी जो गुजरती है साथियों, कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है वो आपकी गुजरती है किससे, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा आप कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है आपकी, ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर के, झारखंड से होकर के, और गुजरात से, राजस्थान से। ठीक है, गुजरात से, राजस्थान से, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर के मणिपुर से भी ये गुजरती है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिज़ोरम से ये गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से गुजरती है, मिज़ोरम से भी ये गुजरती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतने आपके हो जाएंगे ये राज्य, जिससे होकर के छत्तीसगढ़ से भी ये गुजरती है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। 8 राज्य से क्या होकर के गुजरती है आपकी, होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरी है साथियों, गुजरात से गुजरी है, राजस्थान से गुजरी है, लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ से गुजरी है, झारखंड से गुजरी है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम से गुजरती है। आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। कह रहा है निम्न में से, किस में साथियों, निम्न में से, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। कौन सा स्थान ज़्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, उसकी बात ये कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश जो प्रकाश एक्सेप्ट करता है, मतलब स्थान ज़्यादा सूर्य प्रकाश की रोशनी जहाँ पर पड़ती है वो कौन सा स्थान हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखिएगा, कौन सा स्थान है उसकी बात ये कर रहा है, इनमें से। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। साथियों क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे ज़्यादा क्या कह रहा है, दिसंबर के महीने में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा, दिसंबर के महीने में कन्याकुमारी अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। ज़्यादातर सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, दिसंबर के महीने में कन्याकुमारी में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। 8 राज्य आप याद कर लेंगे जो भी मैंने बताया, उसके बावजूद अगर आपको कोई राज्य दे रहा है तो उसको आप क्या कह देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, उसको गलत मार देंगे। तो देखिए, तो किस राज्य से नहीं गुजरती है उसकी बात कर रहा है साथियों। ये आपके पूर्वी राज्यों की भी बात कर दिया है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी राज्यों की भी बात कर दिया है। ठीक है, पूर्वी राज्यों की भी ये बात कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी राज्य की भी ये बात कर रहा है। मिजोरम से आपकी गुजरती है, अभी मैंने बताया, त्रिपुरा से भी गुजरती है और एमपी से भी गुजरती है। तो त्रिपुरा और मिजोरम भी आप याद रखेंगे। उड़ीसा से क्या होता है साथियों, नहीं गुजरती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बात आपको क्या करते हैं, भारत में इंदिरा पॉइंट की स्थिति, भारत की इंदिरा पॉइंट की स्थिति कहाँ पर है इसकी बात कर रहा है साथियों। भारत में इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है उसकी बात ये कर रहा है। भारत में जो इंदिरा पॉइंट स्थित है उसकी बात कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है या फिर असम में स्थित है या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है या फिर लद्दाख में स्थित है। लक्षद्वीप पूछ रहा है, लक्षद्वीप में स्थित है या फिर लद्दाख में स्थित है, निकोबार में स्थित है या फिर असम में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो आपका इंदिरा पॉइंट बिंदु है, इंदिरा बिंदु जो स्थित है वो आपका कहाँ पर स्थित है, वो आपका स्थित साथियों निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर निकोबार समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा साथियों। इस प्रकार से आपको मैं अगर
मैप बना के दिखाऊं अगर यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपको अगर मैं मैप बनाऊं साथियों, तो मैप आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मैप मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है साथियों, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं थोड़ा मैप बना दूँ आपके लिए, यहाँ पर आपको निकोबार आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से भारत का मैप बनेगा साथियों, कुछ इस प्रकार से बनेगा भारत का मैप। तो आपको निकोबार कहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित साथियों, यहाँ पर स्थित है। आपकी जो कर्क रेखा है वो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ से गुजरती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिज़ोरम और क्या देखने को मिलेगा, त्रिपुरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, निकोबार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका अंडमान हो गया, ये आपका क्या हो गया, निकोबार समूह हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहाँ पर देखने को मिलती है हमको, निकोबार द्वीप समूह में क्या देखने को मिलती है, इंदिरा पॉइंट देखने को मिलती है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कर रहा है साथियों, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा है। जो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है, कितने किलोमीटर में है, तो उत्तर दक्षिण भारत का विस्तार है जो वो कितने किलोमीटर में है, तो ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर में स्थित है। ऊपर से लेकर के नीचे तक कितने किलोमीटर में है, 3214 किलोमीटर। मतलब हम यहाँ से अगर यहाँ से शुरू इंदिरा कॉल से शुरू करें साथियों, सबसे पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर आपको कन्याकुमारी भी देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी भी आपको देखने को मिलेगा। अगर भारत की बात करता है साथियों, कभी भी पूछता है स्थलीय सीमा की बात करता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर स्थलीय सीमा की बात करता है भारत की, कि स्थलीय सीमा कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, वो आपका कैप कैमोरिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, कैप कैमोरिन जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब कि कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा। कश्मीर से तुम कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर से तुम कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। ऊपर आपका इंदिरा काल, नीचे हो जाएगा कैप कैमोरिन जिसको आप कन्याकुमारी। लेकिन अगर दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है साथियों, दक्षिणी बिंदु आपको क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, 3214 किलोमीटर में स्थित है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। कह रहा है किस राज्य में सबसे बड़े और छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। ठीक है, अवधि की बात कर रहा है साथियों, अवधि सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर होता है, केरल में। क्या हो जाएगा साथियों, केरल याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। कहाँ पर, केरल में सबसे कम अवधि और सबसे वो होती है। चलिए भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित की बात कर रहा है, केंद्र शासित की बात कर रहा है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा साथियों, लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। अगर पूरे भारत में पूछता है तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि
निम्न में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा साथियों। सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो आपको देखने को कौन सा मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड देखने को मिलेगा। पंजाब भी आपको छोटा देखने को मिलेगा, हरियाणा भी देखने को कम मिलेगा और केरल भी छोटा देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आपको उत्तर प्रदेश का भाग था, पहले इसको क्या कर दिया गया, काट के उत्तराखंड बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है साथियों। देशांतरीय विस्तार का भी मैं बात किया था, बताया था आपको। देशांतरीय विस्तार जो आपकी इस प्रकार से रेखाएं गुजरती हैं इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा हैं। और जो इस प्रकार से जाती हैं इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कह रहा है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। देशांतरीय विस्तार का मतलब ये इतना की बात कर रहा है, ये इसमें कितने देशांतर में भारत फैला हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कितने देशांतरीय विस्तार हैं इसके, तो ध्यान रखिएगा 30, लगभग 30 डिग्री के करीब में हैं। कितने हैं, लगभग 30 डिग्री के करीब में हैं। होते तो आपको 29 डिग्री 40 मिनट कहीं दिया रहता है, कहीं 35 दिया रहता है, तो 29 डिग्री 40 मिनट, लेकिन लगभग में कितना दे दिया है, लगभग में 30 दिया है। 30 डिग्री होता है, कितना होता है साथियों, 30 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, कितना है दिल्ली का क्षेत्रफल। तो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है साथियों वो ध्यान रखिएगा आप 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग में है। 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग में है। 1499 कहीं पर दिया रहता है, कभी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1495 दिया रहता है। तो लगभग में आपको आंसर में क्या दिया रहेगा, 1500 वर्ग किलोमीटर में लगभग में है। कितना है, 1500 वर्ग किलोमीटर में लगभग में है इसका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। कह रहा है साथियों पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है, सिंधु की बात कर रहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है साथियों। पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु का क्या था, सिंधु सभ्यता का स्थल था। समझ में आया, सिंधु सभ्यता के उसमें आता था। तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद, कह रहा है साथियों भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्रफल में रह गया। कह रहा है कि विभाजन के बाद भारत के क्षेत्रफल में रह गया है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल में रह गया है कब भैया, 1947 के विभाजन के बाद। ठीक है ना, 1947 के विभाजन के बाद भारत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा रह गया है उसकी बात कर रहा है, और वो क्या है, स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा साथियों, कालीबंगा हो जाएगा। ये सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर, पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। साथियों सबसे उपयुक्त उत्तर की बात कर रहा है, सबसे उपयुक्त उत्तर की बात कर रहा है। ये सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा हो जाएगा उसकी बात ये कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया हड़प्पा। क्या हो जाएगा साथियों, हड़प्पा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हड़प्पा लगाकर चले आएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा, क्या कह रहा है साथियों, सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। किसकी बात कर रहा है, सुरकोटड़ा नामक स्थल संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। किसकी, सुरकोटड़ा नामक स्थल की
खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसकी बात कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है साथियों, पीसीएस में ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा जगपति जोशी ने की थी। क्या की थी? जगपति जोशी ने की थी। यह याद रखेंगे, पूछ सकता है, 101% है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफ़गानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थीं? कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियाँ बात कर रहा है साथियों, सीमा चौकियाँ की बात कर रहा है, सीमा चौकियाँ अफ़गानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थीं? एक के बाद एक कहाँ पर थी, इसकी बात ये कर रहा है हड़प्पा काल में। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोतुरघई और अत्यान देपो। क्या हो जाएगा? अत्यान देपो, सोतुरगई और अत्यान देपो, मतलब पहले सुरतुरगई फिर उसके बाद अत्यान देपो देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये याद आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सूचना पट्ट की बात कर रहा है। सूचना जो पहले पहुंचाई जाती थी पट्ट में, मतलब पट्टी में लिख करके जो पहुंचाई जाती थी उसकी बात कर रहा है कि मतलब किस काल में हड़प्पा स्थल में सूचना पट्ट का अभिलेख मिला है। ठीक है ना, सूचना पट्ट का अभिलेख मिला है। ध्यान रखेंगे, जो सूचना पट्ट का अभिलेख मिला था साथियों वो मिला था धोलावीर में। किस में मिला था? धोलावीर में साक्ष्य मिला था। किस में मिलता है? धोलावीर स्थल में सूचना पट्ट का अभिलेख साक्ष्य मिला था। ठीक है ना, धोलावीर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। साथियों नर्तकी की बात कर रहा है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? क्या कह रहा है, नर्तकी कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से, कह रहा है नर्तकी की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में पूछ चुका है साथियों, आरपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? ठीक है ना, तो किस प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखेगा, इसका जो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 101% है कि आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है साथियों। एकदम 101% रट के जाइएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 101% इसको रट लीजिएगा। आपको 101% ये क्वेश्चन आपको जितने भी आए हैं लेकर के आया हूँ। ये कांस्टेबल, आरपीएससी और आरपीएफ कांस्टेबल जितने भी सभी क्वेश्चनों में ये आपको इसमें से देखने को ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये संपूर्ण संभावना है कि आपको ये क्वेश्चन आपको उसमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं साथियों। एकदम मन लगा के देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत खोज करके लाता हूँ मैं क्लास, जो भी मेरी क्लास 1 से 2 दिन में होती साथियों, यही क्वेश्चन आपके देखने में, यही क्वेश्चन आपको बनाने में, खोज करके लाने में, जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। ज़्यादा आप मत पढ़ के जाइए, ये पूरी क्लास आप बने रहिए, पूरी क्लास को आप देखिए, जिससे कि आपको जो है कि ये जो क्वेश्चन 1-2 दिन में मेरी क्लास आती है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें साथियों। वहाँ से आपको ये क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी, वहाँ से आप ये क्लासेस पर डे देखिए। हर 1-2 दिन में जब भी मैं क्लास लाता हूँ साथियों, क्वेश्चन में खोजता हूँ कहाँ से क्या पूछ रहा है, कहाँ से क्या नहीं पूछ रहा है। सभी प्रीवियस ईयर से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जीके जीएस मुझ पर छोड़िए साथियों, अब मुझे पूर्ण भरोसा है और मुझे खुद पर और अपने आप पर और पेपर पर पूर्ण वो है कि साथियों जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही उसमें से आएगा, उससे लेवल से ऊपर नहीं आएगा साथियों, ध्यान रखिएगा।
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल पर और लोगों को जोड़ लें, ठीक है। तो ये आप क्लास पर डे देखिए, जितने भी मैं सेट करवा रहा हूँ उसको आप मन लगा के देखिए साथियों। चैलेंज है कि आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको वर्दी मिल के रहेगी। मेरा चैलेंज है जीके जीएस 50 में 50 आपके हाथ में होगा, 50 में 50 साथियों आपके हाथ में होगा अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तब, ठीक है। सभी मैं कराऊंगा साथियों, करंट अफेयर से आप टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़िए। सभी आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे समय समय पर और आप बस प्रैक्टिस सेट को देखते और सॉल्व करते रहिए बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। साथियों क्या कह रहा है, बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान की बात कर रहा है। कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थल स्थित है, क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा सोतका कोह। क्या हो जाएगा साथियों, सोतका कोह कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, 101% है कि पढ़ के जाना भैया, नहीं तो फिर अपना वहाँ जा कर के सोचना विचारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, 101% संभावना है। क्या कह रहा है, 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन, क्या कह रहा है, तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। डायरेक्टर जनरल की बात कर रहा है, तत्कालीन डायरेक्टर जनरल की बात कर रहा है साथियों, याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा REM व्हीलर। क्या उन थे भैया, REM व्हीलर थे। ध्यान रखें, REM व्हीलर थे, ध्यान रखना, भूलना नहीं एकदम, इसको याद रख लेना। क्या थे, REM व्हीलर थे। देखिए लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, लोथल की बात कर रहा है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है, लोथल नामक स्थल कहाँ स्थित है, हड़प्पाई जो स्थल था वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल नामक जो हड़प्पाई स्थल है वो स्थल है कहाँ पर भैया, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, रट लेना एकदम, 101% है, इसकी आने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, 101% है कि इसकी आने की पूर्ण संभावना है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। किसकी कह रहा है भैया, राम सेतु। राम सेतु इस समय भयानक राम जी से क्वेश्चन पूछ रहा है, अयोध्या से क्वेश्चन बन रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन 101% लिख लीजिएगा साथियों, 101% आने की पूर्ण संभावना है। तो क्या कह रहा है, राम सेतु का प्रारंभ किस बिंदु से है साथियों, राम सेतु जो पुल बनाया गया है जो आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, और कहाँ से, श्रीलंका और भारत से आपको देखने को मिलेगा। वो जो राम सेतु पुल है वो भारत में कहाँ से शुरुआत उसकी हुई है उसकी बात ये कर रहा है। तो भारत से जो शुरुआत हुई है उसकी कहाँ से हुई है, तो ध्यान रखना साथियों, कहाँ से हुई है, अरिचल मुनई से हुई है। कहाँ से हो रही है साथियों, अरिचल मुनई से। अरिचल मुनई कहाँ से हुई है, अरिचल मुनई से हुई है। ध्यान रखना, अरिचल मुनई से इसकी शुरुआत हुई है भारत में, भारत से शुरू हुआ है जो आपका राम सेतु पुल है, ठीक है, प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है साथियों, आई जोन राजधानी, आई जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई जोन राजधानी है, कहाँ है, किसकी राजधानी है भैया, आई जोन की बात कर रहा है, आई जोल राजधानी है, किसकी है, राजधानी है आई जोल, किसकी राजधानी है भैया, ध्यान रखना, आई जोल राजधानी है वो किसकी है, मिजोरम की है। क्या हो जाएगा, मिजोरम की होगी, मिजोरम की है। कहाँ की है भैया, मिजोरम की है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? 101% इसको लिख लेना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य, कह रहा है साथियों भारतीय राज्य बांग्लादेश, क्या कह रहा है साथियों, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता है। क्या कह रहा है? सीमा साझा। ध्यान रखेंगे सबसे लंबी सीमा किसके साथ है भैया? भारत की बांग्लादेश के साथ है। क्या है साथियों? सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। तो कह रहा है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश साझा नहीं करता है। किस राज्य से? भारत के स्थित, मतलब भारत के किस राज्य से साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा साथियों? मणिपुर देखने को मिलता है। मणिपुर आप देखेंगे, मैप उठा के देखेंगे तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे आपको मिज़ोरम, मिज़ोरम, मणिपुर के पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो असम देखने को मिलेगा, तो असम के बाद फिर मणिपुर देखने को मिलेगा साथियों। तो मणिपुर में क्या है? मणिपुर आपका किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? क्या है? तटीय क्षेत्र के स्थित नहीं है, तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में क्या कह रहा है? भारत में कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं? किसके तटीय क्षेत्र में? गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कलम्ब क्रीक। क्या हो जाएगा? कलम्ब क्रीक हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलम्ब क्रीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तवांग क्षेत्र स्थित है। क्या कह रहा है? तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है उसकी बात ये कर रहा है। तवांग क्षेत्र जो स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? कह रहा है सूर्यास्त कहाँ होता है? कहाँ होता है साथियों? तो सूर्यास्त जो होता है वो कहाँ पर होता है? भारत में। ठीक है, सूर्य उदय तो हो जाता है लेकिन सूर्यास्त कहाँ पर होता है उसकी बात ये कर रहा है। तो सूर्यास्त जो होता है साथियों, सूर्यास्त जो होता है वो होता है सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखेंगे वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसको आप लोग 101% ध्यान रखिएगा। सूरज निकला कहाँ से? सूरज निकला कहाँ से साथियों? सूरज निकला है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। उत्तर साइड से आपको देखने को मिलेगा, पूरब साइड से आपको देखने को मिलेगा, पूरब साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है साथियों? पूरब साइड से आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया वहाँ से आपका सूर्य निकला, और सूर्य निकलने के बाद क्या हुआ कि सूर्य वहाँ से निकला और उसके बाद फिर जो हुआ कि जब ढला सूरज, तो सबसे पहले कहाँ पर सूर्यास्त देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सूर्य उदय कहाँ पर हुआ? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सूर्यास्त की रोशनी जो है वो क्या होती है? सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलती है? सूर्यास्त कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि की बात कर रहे हैं साथियों। पाक जल संधि जो आपको उत्तर देखेंगे आप तमिलनाडु के बाद आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि पाक जल संधि, जो पाक जल
मरु मध्य कह रहा है कि मरु जल संधि या कह लीजिए पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है। किन दो देशों के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। किन दो देशों के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत किस देश के भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। किसकी बात कर रहा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात कर रहा है साथियों। तो अभी मैंने बताया स्थलीय सीमा जो भारत सबसे लंबी बनाता है वो बनाता है भैया बांग्लादेश के साथ। किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पाक स्ट्रेट्स अवस्थित है, पाक स्ट्रेट अवस्थित है किसके किसके मध्य में पाक स्ट्रेट अवस्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया भारत और श्रीलंका के मध्य में। कहाँ पर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। डूरंड रेखा भारत को किससे जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल में 101% आने की संभावना है। क्या कह रहा है, डूरंड रेखा भारत को किससे जोड़ती है, किसके साथ जोड़ती है। ठीक है, किसके साथ जोड़ती है, तो ध्यान रखेंगे डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है, अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है, भारत को डूरंड रेखा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य हो जाएगा, भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मरुस्थल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। बिल्कुल गलत है भैया, क्या है, भारत पाक सीमा मतलब मरुस्थल केवल है, मरुस्थल नहीं है। ठीक है, मरुस्थल नहीं देखने को आपको मिलता है, उधर आपको ये पंजाब भी देखने को मिलता है और कश्मीर भी देखने को मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, मरुस्थल नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका को भारत से अलग करती है। कह रहा है श्रीलंका को भारत से अलग करती है कितने डिग्री, कौन सा हो जाएगा, क्या अलग करती है, कौन अलग करती है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो श्रीलंका को भारत से अलग जो करती है वो करती है भैया मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी जो है ये आपको तमिलनाडु, यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिलेगी। तो ये आपको क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल मत लगा के चले आना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तट रेखा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साथियों, ना तो तट रेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मतलब तट रेखा भी नहीं बनाता और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाता है। तो ध्यान रखना, वो हो जाएगा भैया तेलंगाना। तेलंगाना आपका कहाँ पर स्थित है, आपको बीच में देखने को मिलेगा। बीच का मतलब आपको अरुणाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक और इससे घिरा हुआ देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को देखने को मिलता है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी जो सीमाएं हैं ये आपकी किससे, तटीय सीमा हो जाएगी। ये आपकी सभी तटीय सीमाएं हैं और उसके ये मध्य में है, तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया जो जल संधि है, जल संधि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पृथक का मतलब हो गया साथियों अलग करती है। भारत कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाक जल संधि। साथियों याद रखिएगा, पाक जल संधि जो है वो क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्रीड। क्या कह रहा है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है। तो याद रखिएगा जो 10 डिग्री चैनल है वो स्थित है साथियों लेटिन अंडमान और
कार निकोबार के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेटिन अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से विभाजित होता है? कह रहा है कि जो 10 डिग्री चैनल है उसके द्वारा एक दूसरे से क्या होता है? विभाजित होता है, मतलब अलग अलग होता है। ध्यान रखना, विभाजित होता है, अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? अंडमान और निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कह रहा है म्यांमार के साथ, साथियों म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश तो कोई बात ही नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर ये आपके क्या करते हैं? साझा करते हैं। लेकिन आपके अरुणाचल प्रदेश भी आपका क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम भी यहाँ पर साझा करेगा, मिजोरम भी यहाँ पर साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है और मणिपुर भी, त्रिपुरा भी साझा करता है। ध्यान से देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। साथियों त्रिपुरा जो है वो आपको किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय मुख्य सीमा में सबसे लंबी तट रेखा निम्न में से कौन सी राज्य की है? भारत में भारतीय मुख्य भूमि की सीमा में, कह रहा भारतीय मुख्य भूमि की सीमा में तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है? किस राज्य की हो जाएगी? ठीक है, किस राज्य की हो जाएगी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात के साथ। क्या हो जाएगा? गुजरात को देखने को मिलती है तट रेखा। ध्यान रखना, तट रेखा मिलती है, ठीक है, गुजरात के साथ बनती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? सबको पता है, अभी मैंने बताया। जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान। याद रखना, भूलना नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिजी रहिए, ठीक है। चलिए।